की जनरेशन जो फ़िल्मों से या फिर सिनेमा से काफ़ी इंस्पायर्ड है और उसमें जो एक डॉक्टर की इमेज बताई गई है, आपने एक अलग रास्ता चुना है, वेयरइन यू हैव गॉन टू द आयुर्वेदिक सेगमेंट। भगवान की इच्छा ये थी कि मैं तुझे सोना दे रहा हूँ और तू पत्थर की इच्छा रख रहा है। वाह! कैसे ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस भी है कि जो आजकल के लोग पसंद करते हैं और जो आयुर्वेद ने मनाही की है। क्योंकि लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। पथ्य मतलब पथ्य पथनोपेतम यथोक्तम मनस्य प्रिय। अच्छा, जो हमारे स्रोतसों के अनुकूल है, जो हमारे मन के अनुकूल है, वो पथ्य है। नित्य सेवनीय द्रव्य, नित्य असेवनीय द्रव्य। तो रात को तो मना ही किया है दही लेना, और डेली भी नहीं लेना चाहिए। जो हम रेनी सीजन में कलेक्ट किया हुआ वाटर होता है वो नित्य सेवनीय है। फिर दूध है, घी है, ये सभी नित्य सेवनीय है। चरक सूत्र स्थान 26 में विरुद्ध की संकल्पना दी है। जो देह और धातु को दुष्ट करे वो विरुद्ध है। अभी दूध और केला का खाने का प्रचलन है, वो भी गलत है। दूध एंड खट्टा फल खाते हैं, वो भी गलत है। आइसक्रीम के फ्लेवर्स आते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार है। फिर वो सिजलिंग ब्राउनी कोल्ड आइसक्रीम के ऊपर हॉट चॉकलेट डालते हैं, तो ये भी एक वीर्य विरुद्ध होगा। आहार ही परम औषध है के। तो दूध का तो अभी काफ़ी विरोध चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप देखिए डिजिटल मीडियम पे प्रमोट भी करते हैं कि भाई दूध नहीं लेना चाहिए हमें, वो तो सिर्फ पशु के बच्चों के लिए है, ऐसा कुछ है। पैकेट वाला दूध तो बिल्कुल खराब है। तो ऐसा कुछ है हमारे शास्त्र में प्रूफ कि ऐसा कुछ लिखा है कि गाय का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? पंचगव्य का जिक्र किया तो कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी हमारे शास्त्र में इस पंचगव्य का, गौमूत्र वगैरह का बताया गया। गौमूत्र एंड गौमय रस स्रोतसाम परम औषध क्या है। तो एज ए क्योरेटिव किस में हम लेते हैं, या नस्से से क्या हमें क्योर हो सकता है, या नस्से किस चीज़ के लिए प्रयोग है? आयुर्वेद के अनुसार श्रेष्ठ घी, या आयुर्वेद में क्या घी को महात्म्य दिया गया है और श्रेष्ठ घी क्या होना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार? तो घी की कीमत ही ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो 200 ग्राम का डब्बा 200 रुपये में बेच पा रहे हैं। तो अभी आप समझिए उसके अंदर घी कितना सही है, आयुर्वेदिक औषधि कितनी सही है। तो गलती थोड़ी सी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी है। तो अल्टीमेटली नाम किसका खराब हो रहा है, आयुर्वेद का। तो हमें अगर आयुर्वेद की लाइफस्टाइल अपनानी हो, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो क्यों नस्य हमें करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। औषधम औषध सिद्धम स्नेहोमा नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम, जिसको हम गोल्डन बोलते हैं, आयुर्वेद का सोना है वो। तो हमारे किचन के अंदर ही आयुर्वेद बसा हुआ है। तो क्या आयुर्वेद में सही में रिसर्च लैक कर रहा है, या आपने जिस तरह से पढ़ा तो टेम्पररी सुख के लिए आप परमानेंट दुख को न्योता दे रहे हैं। आयुर्वेद और एलोपैथ क्या सिनर्जिकली काम कर सकते हैं? कुछ पॉडकास्ट हमारे जो होते हैं वो काफ़ी मिथ ब्रेकिंग और आई ओपनिंग रहता है। ये पॉडकास्ट में हमारे काफ़ी ऐसे मिथ्स टूट गए। कब उठना, कब सोना, उठ के पहले किस चीज़ का चिंतन करना, कुछ ऐसे मिथ्स, दूध नहीं लेना चाहिए या पनीर बहुत रेगुलर खाना चाहिए। तो ये जो सारे मिथ्स थे इस पॉडकास्ट में हमारे ब्रेक हुए, उनका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हमें जानने को मिला। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पंचगव्य की, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, गाय के बारे में हम थोड़ा समझे, उनके गव्य के बारे में हम थोड़ा समझे, नस्य के बारे में हम थोड़ा समझे, जो रेगुलर करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्त्रोतस के बारे में अगर हम समझे कि एलोपैथ्स और आयुर्वेद्स ये एक सिनर्जिक अप्रोच क्या रख सकते हैं, तो इस पॉडकास्ट को अपने आयुर्वेदिक दोस्तों के साथ या जो आयुर्वेद के चाहक हैं उनके साथ शेयर करिए, और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ भी, कि उनको मालूम पड़े कि एक नए एंटरप्रेन्योर या एक नए आयुर्वेद पढ़े लिखे लोगों का क्या विजन है और वो किस विचार शैली से आयुर्वेद में आए हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसे एक या दो लोगों के साथ शेयर करिए अपनी फैमिली में जो इस आयुर्वेद की आदतों को अपना भी सकते हैं। वेलकम डॉक्टर जल्दीप। बेसिकली आपने अभी अभी अपना आयुर्वेद पास आउट किया है, तो आप जैसे यंग डॉक्टर्स से मिलने का हमें मौका मिला। थैंक यू फॉर दैट। मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन से चालू करना चाहूँगा। आज की जनरेशन जो फिल्मों से या फिर सिनेमा से काफ़ी इंस्पायर्ड है, और उसमें जो एक डॉक्टर की इमेज बताई गई है कि बड़े बड़े ओपीडीज़ है और वाइट कोट, एम्स में से पासिंग, नीट में अच्छे स्कोर्स, उस टाइप के ज़माने में आपने एक अलग रास्ता चुना है, वेरिन यू हैव गॉन टू द आयुर्वेदिक सेगमेंट, आयुर्वेदा में अपनी पढ़ाई की। तो आपके लिए ये रास्ता चुनना क्या एक फोर्स डिसीजन था, या फिर आपका खुद का कुछ इसके पीछे थिंकिंग था? थोड़ा अपने बारे में और एक आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव के बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले तो महर्षि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया।
तो मेरी भी मानसिकता जो कॉमन मेडिकल स्टूडेंट्स की होती है 11th एंड 12th में MBBS की, वैसे भी मेरी थी। मैं भगवान से इच्छा भी रखता था कि मुझे MBBS में सीट मिल जाए, लेकिन भगवान की इच्छा ये थी कि मैं तुझे सोना दे रहा हूँ और तू पत्थर की इच्छा रख रहा है। वाह। फिर मैं आयुर्वेद में आया, उसके बारे में जाना, पता चला कि इसकी वजह से मैं मेरा भी जीवन अपना सर्वोच्चतम ले जा सकता हूँ और साथ में मेरे द्वारा लोगों का भी भला कर सकता हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेट डिसीजन फॉर्चुनेट में बदल गया। वाह वाह। तो इसको लेने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी फूड हैबिट्स में, या आपकी दिनचर्या में क्या आपने कुछ चेंज किया? आयुर्वेद क्या समझाता है इसके बारे में? हाँ, तो बाकी साइंस में क्या होता है कि वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं या फिर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे फूड हैबिट्स को कैसे सुधारना चाहिए, वो सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अपने आपको इम्प्रूव करते, बाद में फिर हम एडवाइस देने के काबिल बनते। तो मैंने अपने लाइफ में आयुर्वेद को अपनाया, अपने लाइफ में से व्याधि को दूर किया। मैं बीमार ही नहीं पड़ा आयुर्वेद में आने के बाद। काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब बीमार पड़ा था, वरना उससे पहले मेरी इम्यूनिटी भी वीक थी, बार बार बीमार भी पड़ता था। लेकिन मैंने आयुर्वेद अपनाया, उसके बारे में जाना, अभी मेरी जीवन में अभी सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है। वाह वाह। तो आयुर्वेद में जिस तरह से आपने अभी 2-3 चीज़ें बताई कि आपने आयुर्वेद को अपनाया, तो आपने अपना फूड हैबिट्स का थोड़ा जिक्र किया, तो आजकल की जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए या आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल लोग उसे पसंद बहुत करते हैं लेकिन आयुर्वेद उसे मना करता है? ऐसी आप थोड़ी चीज़ें बताइए, और कैसे ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस भी है कि जो आजकल के लोग पसंद करते हैं और जो आयुर्वेद ने मनाही की है या आयुर्वेद से विरुद्ध का है उसका। और कुछ नित्य भी बताइए। वी विल स्टार्ट विथ जो आप कह रहे हो जो हम नहीं ले सकते, जो लेना ही नहीं चाहिए, लोगों को बहुत पसंद है। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते। तो हमारा शरीर पहले तो सृष्टि उत्पत्ति से माना गया है, मतलब कि पंच महाभूत से बना है और आत्मा, उसके कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना है। तो पंच महाभूत कॉन्सेप्ट है, तो हमारे शरीर को भी जीने के लिए पंच महाभूत की ज़रूरत होगी, तो वो जिंदा रहने के लिए आहार का प्रयोग करता है। अभी वो आहार डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर पाते, उसका हमें अग्नि संस्कार करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, फिर वो हमारे शरीर के साथ में बनेगा। फिर हमने शरीर को साथ में बनाया, हमारे जठर के अंदर गया, तो जठर में जाने के बाद जो एब्सॉर्ब हो सके वैसा साथ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर सेल के पास चावल का दाना तो जाता नहीं, तो उसका भी पचन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो उसके अग्नि के 13 प्रकार आयुर्वेद में माने गए हैं। एक जठराग्नि, 7 प्रकार की धात्वाग्नि एंड 5 प्रकार की भूताग्नि। और ये सभी अग्नि कहाँ पे सिचुएटेड होती है, क्योंकि फैक्ट्री होनी तो चाहिए ना, तभी प्रोडक्ट्स वहाँ पे होगी। तो फैक्ट्री है महास्रोतस। मॉडर्न साइंस में गट बोलते हैं, GIT, लेकिन आयुर्वेद की अपनी एक भाषा होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आयुर्वेद का नाम इसलिए खराब होता है क्योंकि लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। एक कह रहे थे कि भूत को वो राक्षस, वो दानव समझ रहे थे, लेकिन वो पंच महाभूत होते हैं सूक्ष्मतम। तो मैं महास्रोतस पे था, तो महास्रोतस के अंदर अग्नि सिचुएटेड होती है। तो हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि अग्नि की रक्षा करे एंड महास्रोतस की रक्षा करे, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो इन दोनों के लिए बेस्ट होता है पथ्य पालन। पथ्य मतलब पथ्य पथनोपेतम यथोक्तम मनस प्रिय। अच्छा। जो हमारे स्रोतसों के अनुकूल है, जो हमारे मन के अनुकूल है, वो पथ्य है। स्रोतस यानी कि हमारे माइन्यूट चैनल्स, जिसकी वजह से वो आहार ग्रहण किया हुआ एब्सॉर्ब होगा और हर सेल्स तक पहुंचेगा। तो एक श्लोक है, पुंडरीक सदृश, मीन्स हमारे स्रोतस कमल की पंखुड़िया की तरह है। कमल की पंखुड़िया जो दिन ढले तब वो सिकुड़ जाती है, वैसे भी हमारे स्रोतस शाम को सिकुड़ जाती है। तो जो लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट, तो वो खाना एब्सॉर्ब नहीं होगा और पड़ा रहेगा। पड़ा रहने के को कहते हैं आम। आम ये मैंगो वाला आम नहीं, ये भी एक आयुर्वेद का एक अलग टर्मिनोलॉजी है। अच्छा। तो आम की डेफिनेशन भी बताइए। उष्मण अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। मीन्स उष्मण अल्प बलत्वेन, जब हमारी अग्नि कम हो जाती है तब धातुम आद्यम अपाचितम। धातुम आद्यम मीन्स फर्स्ट, और धातु 7 प्रकार की धातु मानी गई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। उसकी फर्स्ट धातु रस, वही अपाचित रहेगी, अनडाइजेस्टेड रहेगी, तो उसको बोलेंगे आम।
तो ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आम बढ़ता रहेगा। आम बढ़ेगा, वो स्रोतस का अवरोध करेगा। स्रोतस यानी कि बताया माइनर चैनल्स। स्रोतस अवरोध की वजह से डिसीज होगा। आम आपका पेनक्रियाटिक डक्ट में पड़ा है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर सकता है। कोरोनरी आर्टरी में फंसा हुआ है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। तो इसका कारण क्या हुआ? स्रोतोरोध। स्रोतोरोध का कारण क्या हुआ? आम। आम का कारण क्या हुआ? अग्निमांद्य। अग्निमांद्य का कारण क्या हुआ? हमारा खराब खान पान। तो इसका अल्टीमेट कोज हमारे ही लाइफस्टाइल के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम इसको बदलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस आयुर्वेद के अनुसार, वो कौन से हैं? हाँ, तो चरक आचार्य ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय में बताया है नित्य सेवनीय द्रव्य, नित्य असेवनीय द्रव्य। अच्छा। हाँ, तो हम पहले नित्य असेवनीय द्रव्य जो हमें नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। तो उसमें पहला है कुर्चिका एंड दूसरा किलाट एंड तीसरा दधी। वैसे तो बहुत सारे बताए लेकिन ये तीन बहुत डेली यूज करते हैं लोग। जैसे कि कुर्चिका, तो हम अभी मॉडर्न के साथ चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो थोड़े से अलग है दोनों, लेकिन चीज़ मान सकते हैं। तो उसके बारे में बताया कि पक्वम दधी क्षीरम समम पक्वम, मीन्स दूध में से दही बनाना, फिर उस पर नमक डाल के फिर चीज़ बनाना। चीज़ बनता है ना वैसे ही उसे कुर्चिका कहते हैं। और दूसरा है किलाट। किलाट मीन्स नष्ट दूध पक्वस्य पिंड स्यात्, मीन्स दूध को नष्ट करके, पनीर में भी वैसा करते, दूध को नष्ट करते फिर पक्व करके पिंड बनाना, पिंड सॉलिड, पनीर भी बनता है। तो ये दोनों नित्य मना किया है और आजकल लोग तो दोनों डेली यूज करते हैं। तीसरा बताए दधी। दधी भी अभी लोग कहते हैं प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया होता है, योगर्ट लेते हैं डेली, लेकिन डेली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्रोतस को ब्लॉक करता है। तो मैंने पहले ही समझाया, स्रोतस अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो डिसीज होगा। और रात को अगर पहले ही स्रोतस थोड़े से सिकुड़ चुके हैं और रात को दही खाएंगे तो फिर और वो नुकसान करेगा। तो रात को तो मना ही किया है दही लेना और डेली भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा। अब आते हैं नित्य सेवनीय द्रव्य। तो उन्होंने लिस्ट दी है, षष्टिक साली, आमलकी, यव, दूध, दही एंड आंतरिक जल। जो हम रेनी सीजन में कलेक्ट किया हुआ वाटर होता है वो नित्य सेवनीय है। अच्छा। हाँ, फिर दूध है, घी है, ये सभी नित्य सेवनीय है क्योंकि इनके पचन भी लघु होते हैं और इनके गुण हमें डेली चाहिए। जो मॉडर्न साइंस में बैलेंस डाइट कहते हैं ना, तो बैलेंस डाइट हमारा आयुर्वेद का ये है, नित्य सेवनीय। नित्य सेवनीय द्रव्य। तो उसमें आपने बताया आपने बताया पहला षष्टिक साली मीन्स 60 दिन में पक्व हुआ चावल। अच्छा। हाँ, 60 दिन के अंदर जो पैदा होता है, पक जाता है वो, ऐसे चावल। ओके। फिर सेंधव है, सेंधा नमक। फिर मृद्विका है, काली द्राक्ष। ओके। फिर मग है, मूंग की दाल कहते हैं जी। फिर यवागु है, यव कह सकते हैं आप दूसरा। ओके। फिर आंतरिक्ष पय। आंतरिक्ष पय क्या है? आंतरिक्ष पय मीन्स आंतरिक्ष से आया हुआ, जो रेनी सीजन में कलेक्ट करते हैं ना। अच्छा, आंतरिक्ष पय माने रेनी सीजन का जल। हाँ, उसको हमें कलेक्ट करना है, वो डेली लेना है। जो स्टोरेज वाटर होता है वो नहीं लेना है, जो कुएं में से आता है वो डेली थोड़ा सा हानिकारक क्योंकि वो डाइजेस्ट में हेवी होता है। लेकिन जो आंतरिक्ष पय है वो हमारे लिए अमृत समान है। अच्छा। तो ये सारी रेगुलर। हाँ। और इन दोनों का अगर मिश्रण देखें तो ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशंस है या दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो हमें नहीं लेना चाहिए? ऐसा कुछ है आयुर्वेद में कि दो फूड कॉम्बिनेशंस जो बिल्कुल ही विरुद्ध जिसे कहते हैं, है ऐसा? चरक सूत्र स्थान 26 में विरुद्ध की संकल्पना दी है। अच्छा। विरुद्ध आहार के बारे में। ओके। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि देह धातु नाम प्रत्यानी भूतानाम देह धातु नाम परस्पर विरुद्ध। मीन्स इसका अर्थ ये है कि विरुद्ध मीन्स ऑपोजिट नहीं। ओके। जो देह और धातु को दुष्ट करे वो विरुद्ध है। जो देह और धातु सात धातु उसको दुष्ट करेगा वो विरुद्ध होगा। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर आहार भी आएगा, विहार भी आएगा और आहार विहार का कॉम्बिनेशन भी आएगा। आपको उदाहरण देता हूँ, दो आहार का कॉम्बिनेशन, जैसे कि दूध एंड फल आहार। अभी दूध और केला का खाने का प्रचलन है, वो भी गलत है। दूध एंड खट्टा फल खाते हैं, वो भी गलत है। आइसक्रीम के फ्लेवर्स आते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार है। फिर वो सिजलिंग ब्राउनी, हॉट कोल्ड आइसक्रीम के ऊपर हॉट चॉकलेट डालते, तो ये भी एक वीर्य विरुद्ध होगा। अच्छा। फिर आहार एंड विहार दोनों का कॉम्बिनेशन भी विरुद्ध होगा। मान लीजिए आपके ओबेस पर्सन है तो उसको आप मेदस्वी आहार देंगे, फैटी सब्सटेंस, और साथ में वो दिन में भी सोएगा, तो दिन में सोना ये विहार है
और आहार, ये दोनों गलत है उसके लिए, तो ये भी कॉम्बिनेशन उसके लिए विरुद्ध होगा। अच्छा, तो मतलब आहार और विहार दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। सिर्फ आहार के रिलेटेड नहीं, आहार एंड विहार दोनों के कॉम्बिनेशन को विरुद्ध माना जाएगा अगर वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। टोटल 18 प्रकार के विरुद्ध बताए हैं। ओह, हाँ, उसमें से एक ऋतु विपर्य के बारे में बताता हूँ। अच्छा, अभी मान लीजिए वर्षा ऋतु चल रही है, श्रावण मास खत्म हुआ और भाद्रपद शुरू हो रहा है। जी जी तो जी, आज अभी के समय में हमारी सबसे दुर्बल अग्नि होती है, बल भी कम होता है, अग्नि भी दुर्बल होती है। अच्छा, इसीलिए इसी सीजन के अंदर हमारा उपवास का महत्व ज्यादा है। श्रावण मास का उपवास होता है, लोगों ने धार्मिक के साथ जोड़ दिया क्या, ताकि वो लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो उसकी वजह से हमारी अग्नि मेंटेन रहती है, उपवास करेंगे तो। फिर काल विपर्य। काल विपर्य, काल दो प्रकार के होते हैं, नित्यक एंड आवस्थिक। आवस्थिक काल मैंने आपको बताया कि रोगों के अनुसार हम जो खुराक लेंगे वो होगा आवस्थिक, और नित्यक काल मीन्स ऋतु के द्वारा। ऋतु के बारे में तो बता दिया आपको। जो आवस्थिक काल है रोगों के द्वारा, जो अगर आपको ज्वर हुआ है तो आपको खान पान उस तरह के हिसाब से करना चाहिए ताकि ज्वर उसका आपको समन हो जाए। आहार ही परम औषध है। के आहार ही परम औषध है। अच्छा, परम औषध। परम औषध। ओके, तो जब आप नित्य सेवनीय की बात कर रहे थे तब आपने दूध, घी वगैरह का जिक्र किया, जो अभी डेयरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में लोग उसको समझते हैं। तो दूध का तो अभी काफ़ी विरोध चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप देखिए डिजिटल मीडियम पे लोग वीगन की ओर जा रहे हैं। काफ़ी लोग प्रमोट भी करते हैं कि भाई दूध नहीं लेना चाहिए हमें, वो तो सिर्फ पशु के बच्चों के लिए है, ऐसा कुछ है। तो आपने अगर नित्य सेवनीय में बताया है तो दूध के बारे में थोड़ा बताइए कि जो अभी उनका विरोध चल रहा है वो ठीक है, या फिर आयुर्वेद दूध को किस पर्सपेक्टिव से देखता है? हम देखिए, वीगन कल्चर है वो एक सोशल साइंस का इवोल्यूशन आया हुआ कल्चर है। अच्छा, अभी इवोल्यूशन होते रहता है कल्चर में। पहले हम घर में खाना खाते थे, अभी कल्चर चेंज हुआ, बाहर खाना खाते हैं। लेकिन उसका आउटकम क्या आ रहा है? डिसीज कम होने चाहिए ना अगर कल्चर अच्छा हो तो। लेकिन ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, डायबिटीज बढ़ती जा रही। तो माना कि ये कल्चर गलत है, ये हमें समझना चाहिए। अगर वीगन कल्चर में डाइटरी प्रोडक्ट्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो अपने अल्टरनेट डाइट से अगर ले पा रहा है तो वो सही है। लेकिन उसको डाइटरी प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे अपने अल्टरनेट डाइट से, तो फिर उसको वो चेंज करना चाहिए। और अगर उसके पास अवेलेबल है देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, तो फिर वो उसको लेना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन नहीं। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल VLDL, LDL, उसको वो कम करने में मदद करेगा गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये तो अल्टीमेटली हमारा हार्ट की हेल्थ ही बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है दूध एंड घी, तो उसको हमें बंद नहीं करना चाहिए। अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट वाला अगर दूध नहीं मिल रहा है, पैकेट का दूध मिल रहा है, वो तो मना ही करेंगे हम। पैकेट वाला दूध तो बिल्कुल खराब है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अच्छा, हाँ, उसके अंदर फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो आपके हिसाब से जो हमारी देसी मतलब इंडिजीनियस ब्रीड जिसे हम कहते हैं इंडियन ब्रीड, वो अगर मिलता है तो वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा कुछ है हमारे शास्त्र में प्रूफ कि ऐसा कुछ लिखा है कि गाय का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? अष्टांग हृदय में बताया है ना, 8 प्रकार के दूध है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्षीर दूध गाय का है। ओके, हाँ, उसके मूत्र का भी श्रेष्ठ प्रयोग बताया है। मूत्र का है, गोमय रस है, दधी है। तो ये सभी मिला के पंचगव्य जो बनाते हैं वो भी उसका श्रेष्ठ है। तो आपने ये जो पंचगव्य का जिक्र किया, तो क्या है ये पंचगव्य? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, पंचगव्य के बारे में। और इसमें जो आपने गौमूत्र बताया या गोबर बताया, तो उसको लोग आजकल एज अ ऑर्गेनिक खाद ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, फार्मर्स वगैरह लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, आप गौमूत्र को यूज़ करिए, गोबर को यूज़ करिए। तो क्या उसका यूजेज सिर्फ वहाँ तक सीमित है, या कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी हमारे शास्त्र में इस पंचगव्य का, गौमूत्र वगैरह का बताया गया है? थोड़ा अगर आप बताएं तो। जी, पंचगव्य के अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स है। गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दधी एंड गाय का गोमय रस। ओके, और ये पांचों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि गाय का जो महास्रोतस के अंदर प्रोसेस होके आया हुआ ये प्रोडक्ट्स है, वो हमारे महास्रोतस के लिए भी साथ में बन जाता है। महास्रोतस मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। और महास्रोतस के अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हृदय भी आ जाता है, लंग्स भी आ जाता है। अच्छा। ये आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से सारे अंदर के ऑर्गन्स आ जाते हैं, लीवर भी आ जाता है, पेनक्रियास भी आ जाता है। तो सबके लिए अच्छा है ये हमारा पंचगव्य।
और पंचगव्य ही क्यों? क्योंकि ये पांचों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। एक की खामी दूसरा कंप्लीट करता है। जैसे कि मैंने दही के बारे में बताया था, वो स्रोतस को ब्लॉक करता है, लेकिन गौमूत्र एंड गौमय रस स्रोतसाम परम औषध क्या है, मीन्स वो दोनों को खोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अगर स्रोतस खुल जाएंगे तो दधी का बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, और गव्य का ही क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अष्ट क्षीर का श्रेष्ठ क्षीर गव्य है। अष्ट मूत्र में भी सबसे श्रेष्ठ मूत्र गव्य का है, और गोमय रस और गौमूत्र वो भी गव्य का श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ वस्तु से हम श्रेष्ठ बना रहे तो हमारे लिए भी श्रेष्ठ होगा ही। तो और सामान्य विशेष सिद्धांत भी है। सामान्य विशेष सिद्धांत का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि गव्य का महास्रोतस में से ये प्रोसेस हुआ तो वो हमारे महास्रोतस को भी अच्छा करेगा, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी। तो पंचगव्य को हम किस मतलब उसको यूज कैसे करना है कि हमको, क्योंकि आजकल तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और कौन से रोग के लिए, या ये जनरल रेगुलर ले सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट है, या कोई रोग हो तभी लेना है, या रोग ना हो तो भी ले सकते हैं इम्यूनिटी के लिए? थोड़ा अगर पंचगव्य क्यों लेना है इसके बारे में बताएं। देखिए, आयुर्वेद लिखा गया है ना, वो दो पर्सपेक्टिव के ऊपर ही लिखा गया, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो यहाँ पे भी पंचगव्य भी प्रिवेंटिव में भी काम आ सकता है, क्यूरेटिव में भी काम आ सकता है। अच्छा। प्रिवेंटिव के तौर पे कैसे? अगर हम डेली आहार के अंदर एक एक चम्मच घी लेके पंचगव्य का, वो भी अच्छा है। नस्य तो बेस्ट है पंचगव्य के, और वो स्पेशली भी जो घृत मंड होता है सुपरफिशियली मिलता है, उसका अगर नस्य करेंगे तो बेस्ट है। क्योंकि नस्य में अगर पैथोलॉजी ऐसी होती है कि ब्लड सप्लाई नाक नोज के अंदर बहुत अच्छा रहता है, तो सीधा ब्रेन तक पहुंचेगा। वो हम आगे भी बात करेंगे उसके बारे में। तो पंचगव्य का रोग अगर आप बताएं तो कौन से रोग में? प्रिवेंटिव आपने बताया, तो एज अ क्योरेटिव किस में हम ले सकते हैं हाँ, पंचगव्य? तो आपने शायद दमनिया सर का नाम सुना हो, कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो कैंसर के पेशेंट्स का लास्ट स्टेज में भी ये इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और जो कीमोथेरापी लेके आए होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत मिलते हैं। रात को नींद नहीं आती, माइग्रेन्स हो जाते हैं, और फिर स्किन डिसीजेस मिलते हैं। तो उसमें भी पंचगव्य का बहुत इस्तेमाल होता है कि साइड इफेक्ट्स को कम कर दे। तो क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी इसका बहुत बड़ा है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी इसका बहुत बड़ा है पंचगव्य का मिलते हैं। लेकिन जो प्योरिटी से बना हुआ हो, बिलोना विधि से बना हुआ हो, वही उसका घी का इस्तेमाल किया हो तो ही काम करेगा, तो ही वो रिजल्ट आप ले सकते हैं आयुर्वेद में। ओके, तो पंचगव्य का आपने हमें इसका बताया। आप नस्य का एक जिक्र कर रहे थे कि हम लोग जो नस्य यूज कैसे करना है, और नस्य मतलब नाक से आपने बताया रिलेटेड है, तो थोड़ा उसका मेटाबॉलिज्म हमें समझाइए कि नस्य क्या एक थेरेपी है, या कौन सी ऐसी थेरेपी है आयुर्वेद की नस्य जिसमें हम रेगुलरली उसको यूज़ कर सकते हैं, या नस्य से क्या हमें क्योर हो सकता है, या नस्य किस चीज़ के लिए प्रिवेंटिव है? थोड़ा अगर उसके बारे में आप बताएं। देखिए, नस्य की तारीफ तो आचार्य ने बहुत की है। उद्व जत्रुगत सारे विकार है, उसको एक नस्य अकेले ने टेकल कर लिया है। अच्छा। हाँ, और आयुर्वेद के हम इनसे इमरजेंसी मेडिसिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका रैपिड एब्सॉर्प्शन होता है। हमारे नोज के पास, सेप्टम के पास लिटल एरिया होता है, और सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई उसका होता है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, फिर ओक्यूलर आर्टरी, ब्रेन की सारी आर्टरीज, वो सभी मिल के वो वहाँ पे लिटल एरिया बनाता है। और जो भी हम नस्य डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब होकर सीधा पहुँचेगा ब्रेन के पास भी, ईयर के पास भी, आइज के पास भी, माउथ के पास भी, तो पूरा कवर कर लिया एरिया। और अगर हम मान लीजिए हमने ओरली ली मेडिसिन, तो ओरली मेडिसिन पहले उसका डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, फिर लीवर के पास जाएगा, लीवर को पास करेगा, तभी जाके पहुँचे तो पहुँचे ब्रेन तक। तो उसका इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन नस्य से सीधा हमें इफेक्ट मिलता है। और एक आपको एपिलेप्सी का केस बताता हूँ कि एपिलेप्सिक अटैक आता है तो उसके अंदर इमरजेंसी मेडिसिन एलोपैथी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रधमन नस्य देते हैं वैखंड चूर्ण का। और वो चिकित्सक की सलाह से नहीं लेना चाहिए, लेकिन वैखंड चूर्ण के प्रधमन नस्य से सीधा एपिलेप्टिक अटैक दूर होता है। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में भी है जो नस्य से सीधा क्योर। और दूसरा आपका क्वेश्चन था डेली कैसे कर सकते, तो उसके बारे में बताया प्रतिमर्श नस्य। डेली हम 2 ड्रॉप्स गाय के घी के, गाय के घृत मंड के, या फिर पंचगव्य नस्य के ले सकते। दोनों नोज के अंदर 2 ड्रॉप्स डाल सकते। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी है तो ही लीजिए, ये एक प्रिवेंटिव या रेगुलर प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफस्टाइल में। एक यूजुअली डिबेट जैसा रहता है कि
आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन अगर हम देखें या एलोपैथ जिसको हम कहते हैं, तो आपने अभी अभी आपका एजुकेशन लिया है, तो अकॉर्डिंग टू यू आयुर्वेद और एलोपैथ क्या सिनर्जिकली काम कर सकते हैं या फिर इट इज़ ऑलवेज अ वर्सेस वाला रहता है दिमाग में? इज इट आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी और इज इट आयुर्वेद एंड एलोपैथी साथ में? ऐसा कुछ आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, BAMS कोर्स की एक और खासियत ये है कि हमें दोनों पढ़ाया जाता है, मॉडर्न भी और आयुर्वेद भी। इसलिए हमारे दोनों साइड गुरु है, आयुर्वेद में भी है, मॉडर्न में भी है। लेकिन एलोपैथ में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनके सिलेबस में तो होता नहीं। ये एक BAMS कोर्स का एक अलग ही बेनिफिट है। और अभी पता नहीं, शायद ये कल्चर चला गया साथ में काम करने का। अभी एलोपैथ एक ही ब्रांच में आप सोचिए, सर्जन वर्सेस फिजिशियन हो जाता है। अब दो अलग अलग साइंस छोड़िए, सर्जन वर्सेस फिजिशियन एक ही ब्रांच में हो जा रहा है। अच्छा, मॉडर्न मेडिसिन में। तो अगर एक होलिस्टिक अप्रोच आपको बनाना है तो दोनों को साथ में काम करना है। एक की खामी दूसरा पूरी करेगा, दूसरे की खामी पहला पूरी करेगा, तो ही लोगों तक हम होलिस्टिक हेल्थ पहुंचा पाएंगे, 360 डिग्री हेल्थ को पहुंचा पाएंगे। जैसे कि एलोपैथ की मेडिसिन इमरजेंसी में कारगर है, आयुर्वेद थोड़ा सा पीछे, और आयुर्वेद क्रोनिक डिसीज में कारगर है। तो दोनों एक दूसरे के साथ अगर चलेंगे तो फिर बहुत ही बढ़िया हम होलिस्टिक अप्रोच लागू कर पाएंगे। तो आयुर्वेद और एलोपैथी कैन वर्क टुगेदर। आप जो जिस प्रकार से आप कर रहे हो, आपको दोनों पढ़ाया गया है, तो आपके पास दोनों का नॉलेज भी है और यू हैव द विजन बोथ ऑफ देम का। हाँ, कुछ लोग एलोपैथी में आयुर्वेद को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं होता। तो अभी गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग भी लिया है, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के अंदर आयुर्वेद का सिलेबस ऐड किया है अभी रिसेंटली 2024 के अंदर। अच्छा। तो ताकि लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचे कि आयुर्वेद में ऐसा ऐसा होता है, उसको रिस्पेक्ट थोड़ी सी मिले। दूध का आपने हमको थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा घी के ऊपर अगर आप प्रकाश डालें, क्योंकि आजकल लोग ये कहते हैं कि घी इज़ अ वेरी एडल्टेटेड मार्केट, और उसमें भी मतलब मैं बताऊं तो 300 रुपये किलो भी मिलता है, 3000 रुपये किलो भी मिलता है। तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ रेंजेस है। आयुर्वेद के अनुसार श्रेष्ठ घी या आयुर्वेद में क्या घी को महात्म्य दिया गया है और श्रेष्ठ घी क्या होना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, और अभी क्या कमर्शलाइजेशन हो रहा है घी में? जी, ये अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि घृत के अंदर एडल्ट्रेशंस बढ़ गया। वो वेजिटेबल घी अंदर डाल देते हैं और सस्ता बेचते हैं। और सिर्फ घी ही नहीं, घी से बनने वाले जो मेडिसिन बनाते हैं जैसे कि ब्राह्मी घृत है, पंचतिक्त घृत है, अच्छा। वो इतना सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। अगर वो प्योर घी बनाते हैं तो घी की कीमत ही ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो 200 ग्राम का डब्बा 200 रुपये में बेच पा रहे हैं। तो अभी आप समझिए उसके अंदर घी कितना सही है, आयुर्वेदिक औषधि कितनी सही है। जैसे कि हनीमून के अंदर हनी और मून जितना अंदर डाला हुआ है, वैसे ही आयुर्वेद इस घी के अंदर आयुर्वेदिक औषधि डाली हुई है। मतलब तो आप ऐसी कंपनी हो, आप एक नए डॉक्टर हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें फिर ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेंगे कि किस तरह से ऑथेंटिक वो प्रोडक्ट है? क्योंकि आपने बताया उस तरह से 200 रुपये का 200 ग्राम भी बिक रहा है, और कई कंपनीज है जो प्रीमियम भी बेच रही है, तो क्या वो ज़्यादा ले रही है या फिर इस प्रोडक्ट में उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी? जी, यहाँ पे गलती थोड़ी सी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी है। अच्छा। हाँ, वो लोग एक तो पहले फ़ायदा हो सके इसके लिए मार्जिन के भी चलते कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर देते और उनका कंपनी का यूज़ करते। लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी। और खुद का बनाया हुआ या फिर जो ऑथेंटिक लोग बनाते हैं, भले उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो तो वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, पर लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर इसके घी के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी लेकिन कुछ काम ही नहीं करता। तो अल्टीमेटली नाम किसका खराब हो रहा है? आयुर्वेद का, चंद पैसों के जरिए। तो आयुर्वेद में इसके ऐसे डॉक्टर्स के लिए नाम दिया है छद्मचर सिद्ध साधित वैद्य। छद्मचर जिनको कुछ नॉलेज भी नहीं है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, ऐसा दिया हुआ है। हाँ, ऐसे बताया। छद्मचर एंड सिद्ध साधित दोनों माल प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं। काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा। और कुछ डॉक्टर्स तो वैसे भी होते हैं कि जो अपनी चूर्ण के अंदर स्टेरॉइड्स डाल देते हैं और जिसकी वजह से अपने जादू दिखा सके अपने रिजल्ट्स में, तुरंत उसका फायदा हो, लेकिन फिर उसके साइड इफेक्ट्स मिलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स है ये।
आयुर्वेद का जो आपने थोड़ा हमें पर्सपेक्टिव बताया, उस तरह से जितना मैं समझा हूँ, वो सिर्फ औषधियों तक सीमित नहीं है, उससे कहीं परे है। इट इज़ अबाउट लाइफ साइंस या लाइफ स्टाइल, आपको कैसे जीना चाहिए। तो अगर एक इंसान है जिसको आयुर्वेद का उतना नॉलेज नहीं है या फिर पार्शियल नॉलेज है, जो हमारे व्यूअर्स है, या मैं अपनी बात करूँ तो हमें अगर आयुर्वेद की लाइफस्टाइल अपनानी हो तो क्या दिनचर्या दी गई है हमारे शास्त्र में, उस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए। जी, आयुर्वेद पहले तो अथर्ववेद से आया हुआ है, तो एक वेद का ही एक पार्ट है, इसीलिए ये संपूर्ण शास्त्र हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रिवेंटिव भी है, क्योरेटिव भी है। और इसका प्रयोजन मेन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य की रक्षा, जो हेल्दी पर्सन है उसका हेल्थ मेंटेन रहे, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो डिसीज पर्सन है उसका विकार कम हो, वैसा उसका प्रयोजन है, एम है। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के लिए दिनचर्या एंड ऋतुचर्या बताई आचार्य ने। दिनचर्या के अंदर सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक के बारे में बताया, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले उठने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बताया। ब्रह्म मुहूर्त उठी से स्वस्थ और रक्षार्थम आयुष्य। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? रात का आखिरी वाला मुहूर्त, दिन का पहले वाला मुहूर्त, ये 4 से 6 बजे का गैप होता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो उसके अंदर हमें उठना चाहिए। उठने के बाद हमारे शरीर की चिंता करने का बोला है। जो हमारा रात में डाइजेस्ट हुआ फूड है वो सुबह तक पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है नहीं, फिर हमारे कहीं पे दर्द है कि नहीं, मीन्स खुद की चिंता करनी है। फिर 100 डगला कदम चल के हमें शौच क्रिया के लिए जाना है। फिर जाने के बाद दंत धावन करना है। दंत धावन के लिए तिक्त रस द्रव्य जैसे नीम है, ककूब है, करंज है, उसका उपयोग करना है, जैसे कि जिसके लिए दंत भी स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद स्नान बोला है, स्नानम ऊर्जा बलप्रदम। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र पहनना है, शुक्ल वस्त्र तो सबसे अच्छा है। सुगंधित द्रव्यों का छंटकाव करना है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले दंड धारण करना है, छत्र धारण करना है हमारी रक्षा के लिए। दंड और छत्र, हाँ। फिर नस्य के बारे में बताया है, डेली प्रतिमर्श नस्य हम 2-2 ड्रॉप्स डालना है। धूमपान के लिए भी बताया। धूमपान यानी कि वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं, ये मेडिकेटेड धूम होती है, फ्यूम्स होती है, जो हमारे लंग्स को क्लियर रखती है, हमारे चैनल्स को क्लियर करती है। ये मेडिकेटेड धूमपान होता है, वो लेना है। फिर अभ्यंग के बारे में बताया। अभ्यंग यानी कि मसाज, जो हमारा डेली, क्योंकि शरीर का क्षय होता रहता है, तो ये अभ्यंग की वजह से हमें बल भी मिलता है और उसका नरिशमेंट भी होता है। तो 3 जगह पे बेस्ट है, पाद, श्रवण एंड सिर। पाद यानी कि पैरों में हल्की मसाज करनी चाहिए। श्रवण ईयर्स के अंदर, एंड सिर के अंदर। सिर के अंदर भी करेंगे तो मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ेगी, हेयर फॉल में भी अच्छा रहेगा। फिर रात तक सोने तक की चिकित्सा बताया है बारे में। और रात में भी हमें, रात को लेट नाइट भी खाना नहीं खाना चाहिए, वो भी मैंने पहले कवर कर दिया। ये जो आपने दिनचर्या का कंसेप्ट बताया, उसमें आपने एक वर्ड मेंशन किया था, नस्य। तो थोड़ा नस्य के बारे में बताइए, क्या होता है नस्य और क्यों करना चाहिए रेगुलर? अगर आपने बताया है डेली करना चाहिए, नित्य, तो क्यों नस्य हमें करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, नस्य एक तो पंचकर्म के अंदर भी इंक्लूड होता है और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। पंचकर्म में अगर यूज़ करना है तो उसको शोधन नस्य कहते हैं, तो उसमें डोज अलग होता है। और डेली यूज़ में मैंने बताया प्रतिमर्श नस्य 2-2 ड्रॉप्स डालना है। और इसका अगर पर्सपेक्टिव आप देखें तो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव अलग है, मॉडर्न का भी अलग है, दोनों में समझाता हूँ। तो नासा ही शिरोसो द्वारम वो बताया है। दूसरा, औषधम औषध सिद्धम स्नेहोमा नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम। औषध देंगे या औषध से सिद्ध नश्य स्नेह, औषध से सिद्ध स्नेह जो घी है, स्नेह मतलब घी, उसके अंदर औषध सिद्ध करके हम बनाएंगे औषध, वो हम नाक में देंगे, उसे कहेंगे नश्य। अच्छा। हाँ, तो फिर आयुर्वेद में 4-5 मर्म जो यहाँ पे नाक के आसपास है। एक तो श्रृंगाटक मर्म यहाँ पे होता है। फिर श्रृंगाटक मर्म। हाँ, मर्म के बारे में आपको पता है? मर्म यानी कि वाइटल पार्ट्स, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, कह सकते हैं आप, जहाँ पे आघात पहुंचेंगे तो तुरंत मृत्यु भी हो सकती है, और इसीलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक है। तो उसका रक्षा करने के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है नश्य। तो एक श्रृंगाटक मर्म हो गया। फिर फणा मर्म यहाँ पे होता है, स्थपनी मर्म होता है, अपांग मर्म होता है। तो ये सारे मर्म, यहाँ पे विदुर मर्म होता है। तो सारा मर्मों का प्रीणन करने का काम करता है नश्य। मॉडर्न के पर्सपेक्टिव आप देखें तो सेप्टम, नसल सेप्टम के अंदर लिटल्स एरिया होता है, लिटल्स एरिया।
अगर किसी ने बॉक्सर ने पंच किया तो सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रैपिड होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होता है। उसकी ब्रांचेस भी कैरोटिड आर्टरीज, फिर पेलेटाइन आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरीज, ओक्यूलर आर्टरीज, ब्रेन्स में जाने वाली आर्टरीज सभी वहाँ पे मिलती है। तो अगर हम नस्य से नाक से हम औषधि दे रहे तो सीधी उसका एब्सॉर्ब होकर ब्रेन तक पहुँचेगा, कान तक पहुँचेगा, आँख तक पहुँचेगा, मुंह तक पहुँचेगा। अगर हम ओरली देंगे तो फिर पहले उसका डाइजेशन करना पड़ेगा, एब्सॉर्प्शन होगा, लीवर में मेटाबोलाइज होगा, फिर थोड़ा बच्चा कुछ पहुँचेगा तो पहुँचेगा वहाँ तक, उसका इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये रैपिड इसका इफेक्ट मिलता है। एक एपिलेप्टिक का आपको केस बताता हूँ कि एपिलेप्टिक का जब अटैक होता है तब इमरजेंसी में आपको लगेगा कि आयुर्वेद क्या कर सकता है यहाँ पे एपिलेप्टिक के अटैक में, तो वहाँ पे वेखंड चूर्ण का प्रथम मनुष्य दिया जाता है। वो चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। वह प्रथम मनुष्य क्या कहते हैं? प्रथम मनुष्य मीन्स चूर्ण देते हैं। सामान्य नशे में हम स्नेह देते हैं घी के साथ, लेकिन प्रथम नशे में वो पाउडर देते हैं औषधि का, पाइप जैसा होता है, उसको यहाँ पे रखते हैं, दूसरी तरफ से ब्लो करेंगे तो सीधा नश्य औषध अंदर जाएगा। तो एपिलेप्टिक अटैक में वेखंड चूर्ण बहुत कारगर सिद्ध है। कारगर। तो नस्य हाँ। रेगुलरली आपके हिसाब से ये घी का या उसका हमें लेना करते चाहिए, रहना चाहिए। और उसमें भी श्रेष्ठ पंचगव्य का, और उसमें भी पंचगव्य का भी जो घृतमंड वो भी श्रेष्ठ है। ऊपर का जो सुपरफिशियली लेयर बनता है जिसको हम गोल्डन बोलते हैं, आयुर्वेद का सोना है वो। अच्छा घृतमंड, अच्छा। उसको हमें लेना चाहिए, डेली 2-2 ड्रॉप्स डालने चाहिए, उसको प्रतिमर्शनस्य बोलते हैं। स्वास्थ्य आपको बनाए रखेंगे, अच्छा। इसीलिए वो दिनचर्या का पार्ट है। काफ़ी अच्छे आपने पॉइंट्स बताए, दिनचर्या का हमें थोड़ा बताया, दूध घी का हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कराया। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस थे कि जो निजी ज़िंदगी में हमें छोटे मोटे रोग होते हैं, और आजकल के लोग तो सब डिजिटलाइज्ड है, तो सब देख के भी पहचान जाते हैं यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके, तो उसमें आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं या कैसी औषधि हम ले सकते हैं जिसमें हमें एंटीबायोटिक्स ना लेनी पड़े या फिर हमें मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े। तो एक हमारा क्वेश्चन था कि ज्वर या फीवर, तो फीवर में हमें क्या आयुर्वेद क्या कहता है, किस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं विदाउट एंटीबायोटिक्स? जी, पहले अगर नव ज्वर है, पहले 7 दिन है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बताया गया है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रस। लंघन करना है, लंघन यानी कि उपवास करना है, हमें खाना कम खाना है या फिर खाना ही नहीं है। फिर स्वेदनम, ऐसी प्रोसेस करनी है, प्रक्रिया करनी है जिसकी वजह से हमारा स्वेदन हो, पर्सपिरेशन हो। फिर काल, 7 दिन तक हमें वेट करना है। यवागु ले सकते हैं, यवागु एक प्रिपरेशन बनाई जाती है तो वो लेना है। और फिर तिक्तक रस, जो तिक्त रस कड़वे द्रव्य है उसका हमें प्रयोग करना है। और नवज्वर के अंदर थोड़े से काम हमें नहीं करने हैं, जैसे कि दीवा स्वप्न नहीं करना है, स्नान भी वर्ज्य बताया है, फिर कसाई रस का प्रयोग नहीं करना है। वैसे आखिर प्रोसेस दी गई है आयुर्वेद के अंदर। अच्छा, ज्वर के लिए? ज्वर के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस होगा, फिर उसके रेजिस्टेंस की वजह से दूसरी बार हम बीमार पड़ेंगे तो उसके हायर डोज वाली मेडिसिन देंगे वो लोग, फिर उसका रेजिस्टेंस होगा तो हायर डोज देते जाएंगे वो लोग, और हमारा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? किडनी पे और लीवर पे पड़ेगा, तो उसके फेलियर के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं। तो अभी टेम्पररी सुख के लिए आप परमानेंट दुख को न्योता दे रहे हैं। वाह। देखिए, वहाँ पे औषध की जरूरत इतनी नहीं पड़नी चाहिए। अगर माइल्ड केस है तो हमारे किचन के अंदर ही आयुर्वेद बसा हुआ है, जैसे दालचीनी है, फिर पिपली है, मरीच है, सूंठ है, जो अदरक सूख जाता है उसका औषध से सिद्ध जल आप लेंगे तो वो तो बेस्ट रहेगा। फिर तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते के चबा के नहीं खाना है, क्योंकि तुलसी के पत्ते के अंदर मर्क्यूरी पाया जाता है। अगर हम चबाएंगे तो वो दांत को नुकसान करेगा और उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सीधा ही हमें निगल जाना है। अच्छा। हाँ, उसको चबा के नहीं खाना है, ये एक मिथ्या है इसीलिए। फिर स्किन में आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनको एक्ने वगैरह होता है, तो उसमें आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है? तो सबसे पहले निदानम परिवर्जनम, ये बेस्ट है। जो निदान यानी कि कोशिश, उसके क्या कोशिश है, खान पान उनको सुधारना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से होता है। फिर बेड कोलेस्ट्रॉल वाले सभी लेते हैं इसीलिए। दूसरा पंचतिक्त घृत बेस्ट है, उसको हमें आहार के अंदर लेना चाहिए क्योंकि वो पंचतिक्त घृत पित्तज विकारों में कारगर है, और ये एक्ने भी पित्तज के कारण होता है। अच्छा। फिर आयुर्वेदिक एक चिकित्सा की जाती है जलोकावचरण,
जलों का लीच थेरापी कहते हैं, वो इम्प्यूरिफाई ब्लड सक कर लेता है ताकि वहाँ पे अच्छा सा ब्लड पहुँचे। और एक सतत घृत भी अच्छा है। सतत घृत मीन्स 100 बार वॉश किया हुआ, सिद्ध किया हुआ घृत, उसका भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छा है। बाकी बहुत सारे लेप बताए आयुर्वेद के अंदर जो हम डेली यूज कर सकते हैं, और दिनचर्या में भी लेप का प्रयोग करने को बताया है। प्रलेप प्रदेह वो उसके बारे में बताया है, जो चंदन आदि लेप हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक्ने के लिए हाँ, लगा एकने के लिए सकते सिर्फ तिलक ही चंदन का नहीं करने का, हम लगा सकते हैं लेप भी चंदन, कर सकते लेप भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हेयर फॉल में आप अगर कुछ बताएं, क्योंकि आजकल हाँ। काफी लोगों को हेयर फॉल है, मेल फीमेल दोनों को ये इशू है। अभी बहुत भ्रमित लोग हो रहे हैं कि सभी लोग एक ही तरीके का ऑयल यूज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 प्रकार की प्रकृति है लोगों की, तो उसके हिसाब से भी हेयर ऑयल की भी जो सिलेक्शन होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि 3 टाइप्स के हेयर है। वातज प्रकृति वाले के हेयर्स ड्राई हो गए, बरड़ हो गए, फिर पित्तज प्रकृति के कर्ली हेयर्स हो गए, कफज प्रकृति के ऑयली हेयर्स हो गए, थोड़े से थिक हो गए। तो तीनों के लिए एक ही टाइप का ऑयल कारगर नहीं होगा। मान लीजिए आप वातज के लिए तिल का तेल, फिर एरंड का तेल, ये बेस्ट रहेगा वात प्रकृति वात प्रकृति के लिए। पित्तज के लिए नीम का तेल बेस्ट रहेगा, क्योंकि नीम तिक्त द्रव्य है और तिक्त द्रव्य पित्त को कम करता है। और कफज प्रकृति के लिए आप कोकोनट का ऑयल यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन तीनों के तीन। अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने हेयर टाइप चेक कराइए, उसके हिसाब से मेडिसिन लीजिए। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर यूट्यूब पे देख के कोई भी हेयर ऑयल मंगाइए मत, फिर आपको लगेगा कि आयुर्वेदिक ऑयल असर ही नहीं करता। फिर फीमेल की अगर हम बात करें तो पीरियड्स इशू जो रहते हैं, तो उसमें या उसको रेगुलराइज करने के लिए क्या चेंज करें या क्या औषधि को हम ले सकते हैं? जी, फीमेल के लिए हमारे आयुर्वेद में एक अलग ब्रांच है, स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र। उसके अंदर गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक दोनों कवर कर लिया है। बहुत डिटेल में सभी डिसीज के बारे में बताया है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए, लेकिन एक आम्लक की रसायन का प्रयोग है। वो अगर पीरियड्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहा है तो दोनों में यूज कर सकते हैं एक ही मेडिसिन। अगर कम आ रहा है तो उसको गर्म पानी के साथ लेना है आम्ल की रसायन, ज़्यादा आ रहा है तो उसको ठंडे पानी के साथ लेना है। तो एक ही औषधि, एक ही औषधि दोनों में। अच्छा, हाँ, यही आयुर्वेद का जादू है। खाली गर्म पानी और ठंडे पानी से रिजल्ट में फर्क आता है। इसको हम कहते हैं अनुपान। अनुपश्चात सहवापीयते इति अनुपान, ये व्हीकल कह सकते हैं आप। अच्छा, ये औषधि को अपने डिजायर इफेक्ट तक पहुंचा देता है, डिजायर जगह तक पहुंचा देता है, और उसका बायो विजिलेंस, फार्मेकोविजिलेंस वो सब बढ़ा देता है। और एसिडिटी में अगर आप कुछ समझाना है तो एसिडिटी में कुछ ऐसा ले सकते हैं हम? तो जो विदाह युक्त दाह हो रही है पेट में, अच्छा, हाँ, जो विदग्ध अजीर्ण के लिए वजह से भी जो दाह हो रही, तो योग रत्नाकर ने भी बताया कि सीता युक्त जल लेना हमें। सीता मीन्स शर्करा, वो शुगर नहीं, ये सीता शर्करा अलग है। ओके। हाँ, उसका हमें जल के अंदर डालना है, शीत जल के अंदर मिक्स करके लेना है। फिर दूसरा प्रयोग उन्होंने ये भी बताया कि जो लंबी लौकी होती है उसका पल्प, उसको निकाल के उसके अंदर हमें ठंडा जल के अंदर मिक्स करके या फिर शुगर डाल के, शुगर नहीं, सीता डाल के उसका प्रयोग करना है। अच्छा, तो एसिडिटी में हाँ, तुरंत दाह को कम करता है अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर आचार्य। अच्छा, तो ये काफ़ी आपने अच्छे हमें थोड़े आयुर्वेदिक उपचार बताए, जिससे हम घर पे ही काफ़ी कुछ हमारे जो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आयुर्वेद में जहाँ तक एक्सेप्टेंस का सवाल है, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट प्रूवन या रिसर्च बेस्ड काम नहीं हो रहा है। तो क्या आयुर्वेद में सही में रिसर्च लैक कर रहा है, या आपने जिस तरह से पढ़ा तो आयुर्वेद इज ऑलरेडी प्रूवन, या आयुर्वेद पे और रिसर्च होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगा जो बोलते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है, स्यूडो साइंस बोलते हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा आप दिल पे हाथ रख के अपने आप को पूछिए, आपने कभी सर्च करने की कोशिश की है? मैं आपको रिसेंट डेटा बताता हूँ, 28 दिसंबर 2023 का आयुष के टोटल 42,000 से भी ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश है, अवेलेबल है आयुष के पोर्टल पे भी। हाँ, और फिर साथ में आयुष का बजट आप 2024 का आप देखेंगे तो 3,700 करोड़ से, और एम्स दिल्ली अकेले का 4,500 करोड़ से। तो एम्स से भी कम बजट के अंदर आयुष इतना काम कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इतने रिसर्च कर रहे हैं,
और आप अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करेंगे तो क्लिनिकल ट्रायल्स में 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 के अंदर 50 पेशेंट के ऊपर किया जाता है, फेज 2 के अंदर 50 से 100, फेज 3 के अंदर 500 पेशेंट, फेज 4 के अंदर वो कम्युनिटी में आ जाता है। लेकिन आयुर्वेद आप सोचिए, हल्दी, अश्वगंधा, ये कितने लोग डेली यूज करते हैं, तो ऑलरेडी वो फेज 4 में है ही, हम उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। फेज 1 से उसका फिर से ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। कौन बीमार पड़ा रोज हेल्दी लेकर, किसका लीवर डैमेज हुआ? हाँ, वो अश्वगंधा भी ले रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? ठीक है जलदीप सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी हमारे जो मिथ्स थे वो ब्रेक किए और कहीं हमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिली। स्त्रोतस के बारे में थोड़ा हम समझे, हाउ एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक एक साथ चल सकते हैं या नहीं, उसके बारे में आपने थोड़ा हमें समझाया। पंचगव्य के बारे में हम थोड़ा समझे, दूध घी का हमने थोड़ा समझा। आपके हिसाब से एज अ यंग डॉक्टर आप अगर एक मैसेज देना चाहेंगे जो आयुर्वेद के चाहक हैं उन्हें भी, और जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो आपके जैसे आयुर्वेद पढ़ भी रहे हैं उनको, तो आप क्या देना चाहेंगे उनको ये मैसेज? सबसे पहले तो आयुर्वेद में जब आते हैं तो आपका एक दूसरा जन्म होता है, द्विज कहते हैं। तो हमारा अभी दूसरा जन्म हुआ है, आयुर्वेद ने हमें हमारा दूसरा जन्म दिया है हमें, तो हमें हमारा संपूर्ण उस आयुर्वेद को देना चाहिए। आयुर्वेद बढ़े वैसा हमें प्रयत्न करना चाहिए, उसके तरफ ही समर्पित रहना चाहिए। वैसा नहीं करना है कि बेवफाई जैसा। आयुर्वेद आप पढ़ते हो, फिर बाहर जाके पैसों की वजह से आप जीपी करते हो, दूसरी साइंस का प्रयोग करते हो और आयुर्वेद साइड में रह जाता है। आपको आयुर्वेद ने चुना है तो आपको उसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो वही मैं कहना चाहूँगा। फिर आयुर्वेद डॉक्टर्स को मैं वो भी अपील करना चाहूँगा कि आप मिथ्या मत फैलाइए, आप रामबाण इलाज मत कहिए कि ये दावे, खोटे दावे मत कीजिए। गलत दावे करते हैं कि मैं जड़ मूल से निकाल दूंगा, जड़ मूल से निकाल दूंगा, वैसा नहीं। और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है वो आप यूज़ कीजिए। पैसों की वजह से आप हल्की कंपनी का या फिर जो एडल्ट्रेटेड है वो मत यूज़ कीजिए, उसकी वजह से आयुर्वेद का भी नाम खराब हो रहा है। और आप पहले शास्त्र भी पढ़िए, डायग्नोस्टिक सिस्टम आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से है अलग। आप मॉडर्न साइंस का डायग्नोस्टिक लेके ट्रीटमेंट आयुर्वेद देते हैं तो फिर रिजल्ट कैसे बनेगा? ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आप बना रहे तो फिर प्रोडक्ट भी टॉक्सिक ही निकलेंगे, तो फिर आयुर्वेद टॉक्सिक बन जाएगा। तो वही मेरी अपील है कि आप आयुर्वेद को शुद्ध रखिए, सचोट रखिए। ओके।